जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं और शेरों की मादों के आगे कुछ भेड़िए चिल्लाए हैं। राणा ने बाबर को आमंत्रण दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठा हीरो नहीं है, महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के हीरो नहीं है, राणा सांगा केवल राजपूतों के हीरो नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के हीरो नहीं है, ये राष्ट्रीय नायक। आप छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाते हैं। हमारे इतिहास में एक ऐसा किरदार है जिस दिव्यांग होते रहने के बाद 80 चोटों के बावजूद 100 युद्ध लड़ता है, जीतता है और जिजीविषा कम नहीं होने पाती। राणा सांगा वो किरदार है। पानीपत का आक्रमण बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। एक लेखक कहते हैं कि वामपंथी इतिहासकार तो भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि भगवान अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन इन इतिहासकारों ने अपने प्रमाणों के बल पर अतीत को ही बदल कर रख दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सत्य को भी बोलना चाहिए। किसी शायर ने बड़ा साफ लिखा है कि दोपहर तक बिक गया बाजार का एक एक झूठ और मैं अपना सच लेकर शाम तक बैठा। भारतीय इतिहास का एक ऐसा किरदार जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म हो, जिसके पास एक हाथ, एक आंख और एक पैर युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया हो, और उसके बावजूद उसने अपने विल पावर से, उसने अपने राजपुताना की शक्ति को बचाए रखने के लिए जिस जिजीविषा से युद्ध किया, उसके कारण राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा पूरे विश्व इतिहास में एक आकर्षक किरदार के रूप में उभरते हैं। अगर हम तुलना करें तो कुछ ऐसा ही एक और किरदार दिखता है जिसे यूरोप और खासकर ब्रिटिश इतिहास में बड़ा श्रेय दिया जाता है, और उसका नाम था नेल्सन। नेपोलियन के साथ युद्धों में उसने अपना एक हाथ, पैर और आंख खो दिया था, और उसको इतना महान माना गया कि आज भी क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन या कोई टीम 1-1-1 बनाती है तो इसे नेल्सन माना जाता है। हम अभी तक उसे याद करते हैं। यूरोप का इतिहास उसे अपने ऐतिहासिक पुरुषों में सबसे उच्च श्रेणी में शामिल करता है। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, जहां हर बात पर अब मतभेद उभारे जा रहे हैं, और ऐसे संदर्भ में एक ऐसा नायक नहीं, महानायक, जिसने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, उस पर भी अब कुछ लोग ट्रेटर, गद्दार का आरोप लगाते हैं। और इसी बात के लिए आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर राणा सांगा ने क्या वास्तव में बाबर को आमंत्रित किया था, और क्या भारतीय इतिहास में ऐसा क्या संदर्भ है कि हमारे कुछ किरदारों को, जो वास्तव में इतने सकारात्मक थे, लेकिन उनको भी स्याह तरीके से ग्रे शेड देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं आज के संदर्भ में, जब एक राजनीतिज्ञ ने राणा सांगा को गद्दार कहा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले ऐसे लोग जो टोटल केवल और केवल स्वार्थी राजनीति में इन्वॉल्व हों, उनको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उनके इस बात के बाद लोगों में इतिहास को जानने की रुचि तो बढ़ेगी। लोग प्रामाणिक तरीके से खोजने का प्रयास तो करेंगे। याद रखिए, इतिहास ये साफ कहता है, गलत को गलत कहिए, सही को सही, लेकिन प्रमाणों के साथ। जिस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा खा लें आपका पेट खराब हो जाता है, इसी तरह मानिए कुछ लोगों का दिमाग भी खराब हो जाता है। ऐसे ही इन संदर्भों को ऐसा ही लेना है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में, और मेरा मेन उद्देश्य है कि आप तक प्रामाणिक तरीके से, बहुत ही तटस्थ तरीके से मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊं कि प्रमाण क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण की, जिससे यह संदर्भ उभरा। सबको पता है कि जो बाबर है वो फरगना का शासक था, और फरगना का शासक जिसने कई बार अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया, खासकर समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन छोटी उम्र के कारण, अनुभव ना होने के कारण समरकंद उसके हाथ से फिसलता रहा, और बाद में वहां से भी फरगना से उसे बाहर भागना पड़ा। वहां की सत्ता से भी उसे हटा दिया गया, और बहुत दिनों तक यह अफगानिस्तान के आसपास पहाड़ियों में घूमता रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, और यहीं से प्रश्न आता है पानीपत का पहला युद्ध 1526, जब बाबर ने तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी को हराया, और कहा जाता है यहीं से मुगल सत्ता की स्थापना हुई। 1526 में पानीपत के विजय के बाद बाबर भारत में बस जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, लेकिन वास्तविक स्थापना इब्राहिम लोदी या पानीपत के युद्ध के बाद नहीं, बल्कि 1527 के खानवा के युद्ध में होती है। जी हां, यह खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। माना यह जाता है कि इस युद्ध, जिस तरह से इतिहास में लिखा गया है कि 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गए, और उसके बाद
वो युद्ध क्षेत्र से किसी तरह चले गए, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा शक्ति बनी रही कि मुझे किसी तरह बाबर को हराना है। लेकिन बाद में संभवतः सामंतों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि अब उन्हें, सामंतों को ऐसा लगा अब यह संभव नहीं था। इससे पहले, जस्ट खतौली की लड़ाई से पहले, खानवा की लड़ाई से पहले अगर आप देखें तो बयाना का युद्ध हुआ, और बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को राणा सांगा ने कड़ी शिकस्त दी। तो हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए। शौर्य और पराक्रम की बात हो तो भले खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए हों, लेकिन उससे पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना जीती थी। एक और विवरण मिलता है, राणा सांगा ने जिस तरह शक्तियों को मिलाकर अपने साथ रखा था, उसमें अगर क्वांटिटेटिव रूप से देखें तो राणा सांगा के पास अधिक सेना थी, जिसका विवरण हर दस्तावेज करता है। फिर भी ऐसा क्या हुआ, आपको लगेगा कि इतना पराक्रमी, इतना सब था, तो हारे क्यों? तो हारे इसलिए क्योंकि समय के साथ आधुनिक रणनीतिक प्रणाली, आधुनिक सैन्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। पता होना चाहिए, इस युद्ध में भारतीय तलवारों और तीर धनुषों ने पहली बार सामना किया गोला बारूदों का, गोलियों का। बारूद का जो प्रथम साक्ष्य प्रयोग का इस मात्रा में मिलता है, वो इसी युद्ध में मिलता है, और यह बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण राणा सांगा की हार हुई। अगर तलवार और ट्रेडिशनल युद्ध होता तो फिर संभवतः इतिहास की दशा और दिशा दूसरी होती। साथ ही साथ हमारी स्ट्रैटेजिक जो अप्रोच थी लड़ाई की हिंदू शासकों की, उसमें भी कुछ खामी थी। सारी सेना एक साथ उतर जाती थी, और जो राजा था वो हाथी पर ऊपर बैठकर सारी चीजों का संचालन करता था, और माना जाता था जब तक राजा को सेना देखती रहती है वह ऊर्जा से लड़ती है। जबकि दूसरी तरफ बाबर ने तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया। तुलगमा पद्धति मतलब बीच में एक सेना, दाएं और बाएं एक और डायनेमिक सेना, और जैसे ही युद्ध होता था मध्य सेना आमने से लड़ती थी, और बाएं और दाएं तेजी से जाकर विपक्षी सेना को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते थे, और विपक्ष को लगता था हम तो चारों तरफ से घिर गए। साथ ही साथ उस्मानी रूमी विधि, इस उस्मानी रूमी विधि में ही तोपों को एक रथ में लेकर एक कतार के रूप में जिस तरह से बम्बार्डिंग, जिस तरह बारूद का इस्तेमाल किया गया, तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, वैसा नहीं भारतीय रणनीति में था। राणा सांगा की टीम में ऐसा नहीं था, और इसलिए यह हार हुई। अगर व्यक्तिगत शौर्य पराक्रम की बात हो तो ऑब्वियसली अभी भी जीत राणा सांगा की होती। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि राणा सांगा के साथ अगर कोई मेदिनी राय था, साथ ही साथ अगर उस समय मालदेव जैसे लोग उनके साथ थे, तो हसन खां मेवाती भी उनके साथ था। तो ऐसे में सभी संरचनाओं के तौर पर राणा सांगा और खासकर खानवा के युद्ध में उनकी हार का सबसे बड़ा कारण जो इतिहासकारों ने और प्रमाणों से प्रतीत होता है, सिद्ध होता है, वो यही है कि गोला बारूद ने, आधुनिक शस्त्र प्रणाली ने और एक रणनीति की युद्ध प्रणाली ने राणा सांगा जैसे पराक्रमी को परास्त कर दिया। और इन संदर्भों में आखिर खानवा कहां आता है, राणा सांगा कहां आते हैं? पहली बात बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राणा ने बाबर को आमंत्रण दिया था। इस बात का उल्लेख, जैसा इस राजनीतिज्ञ ने कहा, इस बात का उल्लेख बहुत ही कम जगहों पर मिलता है, साहित्यिक जगहों पर मिलता है। पहली बात, अभिलेखों शिलालेखों में कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब प्राथमिक साक्ष्य की जगह द्वितीयक साक्ष्यों में मिलता है, वो भी बहुत थोड़े ग्रंथों में। इसकी शुरुआत जब बाबर नामा, जिसको तुजुके बाबरी, जिसे बाबर की आत्मकथा कहा गया, बाबर ने लिखा, उसमें एक इंस्टांस के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर, एक दृष्टांत के तौर पर बाबर कहता है कि राणा सांगा से उसका पत्राचार हुआ था कि इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई में वह उत्तर पश्चिम से वार करेगा और राणा सांगा आगरा की तरफ से वार करेंगे, वो घिर जाएगा, और फिर दोनों इसमें जैसे सहयोग होगा, जो इसका लाभ होगा, दोनों वितरित करेंगे। जब बाबर नामा की यह बात आती है और इसका इंग्लिश अनुवाद खासकर जो बेवरेज ने किया, उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में, तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद ने, अबुल फजल ने आईने अकबरी में, और ऐसा ही कर्नल जेम्स टाड, जिन्होंने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी, जिसको एक बेहतर ग्रंथ माना जाता है राजस्थान के संदर्भ में, उसमें भी कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया। तो पहले तो यह तय हो जाना चाहिए कि राणा सांगा ने बाबर को आने का आमंत्रण दिया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो रेफरेंसेस हैं वो इन्हीं जो मैंने अभी बातें कही, जो प्रमाण दिए, उनमें लिखा है। दूसरी तरफ अगर हम और प्रमाणों की और साक्ष्यों की बेहतर स्थिति की बात करें, बहुत सारे ग्रंथों को लें,
तो सबसे पहले तो अगर हम लोकल साहित्य को देखें, याद रखिए जब इतिहास लिखा जाता है तो दिल्ली सेंट्रिक बैठकर अगर हम मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास देखेंगे तो संभवतः उसमें कुछ विकृतियां मिल सकती हैं। मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास कहा जाता है एक पांडुलिपि मिली है, खासकर राणा सांगा और अन्य शासकों के समय जो पुरोहित या दरबारी कवि थे वो पांडुलिपि हाथ से कुछ दिनचर्या या आज का क्या कृत्य रहा उसके बारे में लिखते थे, और मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह नैरसीरी ख्यात, ख्यात का मतलब होता है इतिहास गाथा। जब हम इस नैरसीरी ख्यात की भी बात देखते हैं, एक भी जगह पर ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि राणा ने बाबर को आमंत्रित किया होगा। और उसके बाद तो नंबर ऑफ एविडेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं और आधुनिक शोधों से लेकर समकालीन स्रोतों ने, जिसने किसी ने भी इस बात को नहीं माना कि राणा सांगा जैसे किरदार ने बाबर को आमंत्रित किया होगा। अगर हम बात करें जीएन शर्मा ने, जिन्होंने किताब लिखी राजस्थान थ्रू द एजेस, उसके साथ साथ गौरी शंकर हरिप्रसाद ओझा, इन दोनों ने मेवाड़ और राजस्थान के इतिहास पर काम किया और इन दोनों का तो यह मानना है कि राणा ने बाबर को नहीं, बाबर ने राणा को पत्र लिखा। और अभी मैं तर्क दूंगा कि हुआ क्या होगा। यह इन्हीं की बातों से जो निहितार्थ निकलेगा उसके तहत आप खुद लॉजिक लगाइए कि क्या हो सकता है। यही नहीं, बाबर पर लिखने वाले शुरुआती स्कॉटिश इतिहासकार एस्कर्न की बात करें, या फिर हम और आगे बढ़े तो राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव लिखने वाले मोहन गुप्ता की बात करें, या फिर जदुनाथ सरकार, आरसी मजुमदार जैसे लेखकों की बात करें, और यही नहीं, अगर हम वामपंथी इतिहास लेखन को आधार बनाएं, चाहे वो इरफान हबीब हो, चाहे सतीश चंद्रा हो, इन सभी इतिहासकारों के दस्तावेजों को जब देखा जाए तो किसी ने भी यह नहीं स्वीकारा है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया है, और लॉजिकल भी ऐसा दिखता नहीं है। तो जितने जो हमारे प्रमाणिक साक्ष्य हैं, साहित्य हैं, जिनके आधार पर खासकर मेडाइवल हिस्ट्री में हम अगर बात करें तो चाहे वो सतीश चंद्रा हो, इरफान हबीब हो, इनकी किताबों को वामपंथी अप्रोच से बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और जब बाकी कई जगह पर आलोचनात्मक इतिहास राजपूताना का लिखा है वामपंथियों ने, लेकिन इस बात पर कहीं किसी ने सहमति और माना है कि यह तार्किक नहीं है। तो इन सारे दस्तावेजों के साथ अब तर्क यह आता है कि हुआ क्या होगा, क्योंकि बाबर नामा में वो जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर नामा में यह बात तब जोड़ी गई जब पानीपत का युद्ध समाप्त हो गया। इसका मतलब जानबूझकर इस बात को उकेरा गया जिससे राणा सांगा के प्रति युद्ध लड़ने का एक आधार मिल सके बाबर को, क्योंकि उससे पहले 1522-23 से पहले ऐसे किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, आप खुद सोचिए, इससे पहले जो सबसे बड़ा तर्क है, खुद राणा सांगा ने, माना जाता है इब्राहिम लोदी को कई युद्धों में हराया और खासकर 2 युद्धों में तो स्पष्टता मान दी। 1517-18 में खतौली के युद्ध में और बाद में 18-19 में धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, दिल्ली के शासक को ऑलरेडी शिकस्त दे रखी है, तो आखिर फिर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसे बाबर को आमंत्रित करने की आवश्यकता क्या है? और यह खतौली और धौलपुर के युद्ध, इसका वर्णन लगभग न केवल साहित्यिक बस शिलालेखों में भी मिलता है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, किडनी से नहीं। स्पष्ट है कि जो शासक 2 युद्धों में ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को हरा चुका है, इसी देश में राज कर रहा है, और एक बाहर से आ रहा है जिसको ऑलरेडी फरगना से भगाया जा चुका है, वो मदद लेगा, या जो 2 बार हरा चुका है और यहीं का शासक है वो मदद लेगा। तीसरा पॉइंट, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो चीजों को जोड़कर देखने की आदत डालनी चाहिए। आप जो लोग कहते हैं पानीपत के युद्ध में बाबर ने लोदी को हराया और शायद राणा सांगा के साथ ऐसा व्यवहार किया, पहले उन सारे लोगों से मैं यह कहता हूं कि क्या आपको पता है यह बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया? अरे आपको बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पानीपत का आक्रमण बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। अगर पहले अभियान में ऐसा कुछ होता तो संदेह भी होता। याद रखिए, लगातार बाबर भारत पर अटैक करने की कोशिश करता है, चाहे वो पहली बार भैरा का किला पर जब कब्जा करता है 1518-19 में, युद्ध तो उसी समय से, पंजाब के क्षेत्र में तो उसी समय से प्रवेश करने की बात करता है, फिर पेशावर, सियालकोट,
चौथा युद्ध में वो दीपालपुर लाहौर तक पहुंच जाता है। पांचवें युद्ध में पानीपत में आता है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बाबर लगातार पहले से प्रयास कर रहा है। किसी एक लेटर, किसी संयोग के वश से, किसी सहयोग के वश से वो नहीं आना चाहता। तो ये पहली दिमाग में रखिए कि ये पांचवां आक्रमण था, न कि पहला। एक और तर्क देखते हैं। जब बाबर फरगना का शासक था और माना गया, जब उसको भगाया गया और अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छुपा था, तो वहां एक लोकप्रिय, इसके बहुत एविडेंसेस नहीं है, लेकिन लोकोक्ति और लोकप्रिय कथन है कि वह एक जगह शरण लेकर जब खानाबदोश का जीवन जी रहा था, कहीं का शासक नहीं था, एक घर में रुका और पता चला कि उसमें एक माताजी 111 वर्ष की थीं और उन्होंने तैमूर की बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। और आप सब जानते हैं बाबर तैमूर और चंगेज दोनों ही परंपराओं से जुड़ा था। और जब उसे तैमूर की कि कैसे भारत अभियान हुआ, भारत में क्या क्या है, जब यह सब पता चला, तो बट ऑब्वियस है कि उसको स्वाभाविकता एक महत्वाकांक्षा जगी कि क्यों ना भारत जैसे संपन्न, भारत जैसे समृद्ध देश पर अभियान चलाया जाए। और खुद देखिए, बाबर एक महत्वाकांक्षी युवा था और जब उसे वहां से भगा दिया गया तो भारत की ओर ही आना चाहेगा, क्योंकि वो किसी ऐसे अन्य शुष्क और ऐसे प्रदेश में नहीं जाएगा जो गरीब हो। और उसको पता है कि अगर भारत पे उसे साम्राज्य मिल गया तो वो एक तरह से इतिहास में अमर हो जाएगा। तो ऐसी कई बातें हैं जहां पर स्पष्ट मिलता है कि यह बाबर की खुद की महत्वाकांक्षा थी। भारत के प्रचार, भारत की संसाधनों की क्षमता, तैमूर की कहानियां, चंगेज की कहानियां, खासकर तैमूर चूंकि भारत आया था, इन सब अभियानों की चर्चा को सुनते हुए उसकी महत्वाकांक्षा जागी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हर किताब उल्लेख करती है, जो भारतीय इतिहास में एक और प्रसंग हमेशा रहा है, इब्राहिम लोदी जो शासक था, उसके व्यवहार से नाखुश होकर उसका चाचा आलम खां, जो सिकंदर लोदी का भाई था, और पंजाब का गवर्नर दौलत खां, वास्तव में ये दो ऐसे शख्स थे जो किसी भी तरह इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते थे और इनकी महत्वाकांक्षा थी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इन दोनों ने बाबर को जरूर पत्र व्यवहार किया होगा या जरूर उसके पास गए। यहां तक कि उल्लेख है आलम खां पहुंचा है बाबर के दरबार में, बाबर के पास। ऐसे में इन दोनों ने आमंत्रित किया और उसको बहुत सारे लोभ और लालच दिखाए कि उसे भारत आकर क्या मिल सकता है। तो इन प्रमाणों के बाद कम से कम जो इतिहास नहीं जानते, जो इतिहास नहीं पढ़ते, किसी भी बात पर, और खासकर जब आप पॉलिटिकल फिगर हैं, तो आपकी बहुत सारी उत्तरदायित्व भी हो जाते हैं। कोई पर्सनल किसी कमरे में आप नहीं बोल रहे हैं, अगर किसी जगह पे आप सांसद है, किसी जगह से चुने गए हैं, आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आपका कहा गया शब्द बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उस क्षेत्र को लोगों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इस रूप में सांसद क्यों चुना। यहां इन तर्कों से पहले मैंने कहा प्रमाण, जिन्होंने कहा कि बाबर ने आमंत्रित किया, बाबर को आमंत्रित किया राणा सांगा के द्वारा, वो सीमित प्रमाण है। मैक्सिमम जो हमारे इतिहासकार हैं जिनकी सर्वमान्यता, स्वीकार्यता भारत में ज्यादा है, और अलग अलग अप्रोचों के, चाहे राष्ट्रवादी इतिहासकार हो, चाहे वामपंथी इतिहासकार हो, चाहे विदेशी इतिहासकार हो, चाहे पांडुलिपियां हो, सबने ही एक तरह से इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। फिर मैंने तर्क दिए, उन पांचों बिंदुओं पर बड़ा स्पष्ट है कि राणा सांगा जैसा व्यक्तित्व कभी भी बाबर को आमंत्रित नहीं कर सकता। अब आते हैं राणा सांगा के किरदार को देखते हुए। राणा सांगा वो व्यक्तित्व है जिसने भारत में, उस भारत में जब किसी तरह से एकता नहीं होती थी, आप याद कीजिए जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पहला अरब आक्रमण जो होता है, पहला इस्लाम का आक्रमण जब भारत पर होता है, उसके बाद 1000 ईस्वी तक कोई आक्रमण नहीं होता जब महमूद गजनवी आता है, और इन 300 सालों में आक्रमण नहीं हुआ। तो एक और ऐतिहासिक किरदार उभरता है जिसे हर बच्चे को जानना चाहिए, उसका नाम था बप्पा रावल। उस बप्पा रावल की ताकत यह थी कि उसने सबको, सभी सरदारों को, राजपूतों को, स्थानीय नायकों को मिलाकर एक संघ बनाया था। 300 साल तक इस जगह पर इस्लामी आक्रांता नहीं आ पाए, वैसा ही राणा सांगा ने किया। इस देश के इतिहास में दूसरा किरदार है जिसने स्थानीय शक्तियों को इकट्ठा कर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। कहा जाता है 9 राजाओं को उसने इकट्ठा किया, 104 सरदारों को इकट्ठा किया, और तब ऐसे ही कितने रावलों को एक साथ इकट्ठा किया। और ये जो भारतीय इतिहास में एकता की कमी रही है, हम हारे क्यों? क्योंकि कभी एक नहीं हुए। हम हारे क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि आपसी मतभेद
कि कहीं वो विजेता हो गया तो हमसे आगे बढ़ जाएगा। राणा सांगा ने वो यूनिटी दिखाई, संघ शक्ति कलियुग की बात की और संघ की शक्ति के द्वारा इन आक्रांताओं और कई सारी जीतें हासिल की। ये वही राणा सांगा है जिसने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को और साथ ही साथ गुजरात के शासक मोहम्मद शाह को कई बार हराया। और यहां तक कि गागरोना के युद्ध में तो माना जाता है कि खिलजी द्वितीय को, महमूद खिलजी द्वितीय को उसने 2 महीने तक अपने बंदी बना रखा था, क्योंकि महमूद खिलजी द्वितीय के बारे में कहा जाता था उसने मालवा क्षेत्र में हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया था, सारे प्रतीक तोड़ दिए थे। ऐसे में उससे यह माफी मंगवाई गई और कहा गया कि कभी भी सनातनियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। जब उसने माफी मांगी तब उसे छोड़ा गया। यह किरदार था वो। और प्रभाव की अगर देखें तो राणा सांगा ने अपने किरदार से जो प्रभाव था मेवाड़ का, एक तरह से पूरब में आगरा, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में सतलज और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला दिया था। ऐसे किरदार को यह कहना कि उसने बाबर को आमंत्रित किया होगा, यह हास्यास्पद है और कम से कम तार्किक नहीं है। हां, एक पक्ष यह दिखता है, जैसा कि शर्मा जी ने राजस्थान के इतिहास में लिखा है, यह हो सकता है बाबर ने खुद ही राणा को पत्र लिखा हो, आमंत्रण दिया हो, क्योंकि वो बाहरी है, उसे जीत के लिए साथ की जरूरत है, राणा जैसे सेनापति की जरूरत है, शासक की जरूरत है। और तब वो पत्र लिखता है और यह बात कही होगी कि अगर आप सहयोग करें तो हम इब्राहिम लोदी को हराकर उसे भगा सकते हैं, और फिर बाद में समझौता हो कि इसके बाद किसको क्या मिलेगा। यह बात थोड़ी लॉजिकल, और राणा ने संभवतः इस बात पर सहमति प्रस्तुत की हो, जैसा कि जीएस शर्मा लिखते हैं, गौरीशंकर शर्मा लिखते हैं, संभवतः इस बात पर उन्होंने सहमति दी होगी अपने एक सलाहकार से बात करके। लेकिन जब राजपूताना में इसका विरोध हुआ होगा कि किसी बाहरी की मदद क्यों करें, तो राणा सांगा इससे पीछे हट गए होंगे और उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया। बाबर शायद इसी बात को लेकर उसने डिस्टॉर्ट करके इस बात को इस तरीके से लिखा, और इतिहास लेखन में जब फैक्ट का डिस्टॉर्शन होता है तो पूरी जो एक तरह से पृष्ठभूमि होती है, पूरा आयाम बदल जाता है। तो याद रखिए, राणा सांगा का नाम लेते समय हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए, भारतीय इतिहास की वो नायक हैं जिन्होंने भारत की स्वाभिमानी गर्व को बनाए रखा। आप याद रखिए, वो इस्लाम है। डॉक्टर अंबेडकर, ये ठीक बात है राणा सांगा पर चोट करना और भी बातें करना, लेकिन अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर, क्या उस सांसद ने कभी डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है? और क्या वो डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना कर सकता है? डॉक्टर अंबेडकर 1940 में अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, और साथ ही साथ 1941 की एक पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि अगर आप उल्लेख करना चाहें तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में आप जाकर पेज नंबर 147 और 148 पर स्पष्ट देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस्लाम केवल पॉलिटिकल एम्पायर के लिए भारत नहीं आया था, बल्कि वह तलवार के बल पर धर्म प्रचार करने भी आया था। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस्लाम के आने के बाद जो हिंदू समाज या भारतीय समाज की टॉलरेंस थी वो कम हुई, और यहां तक कि 1936 में अपनी पुस्तक जो बड़ी फेमस है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट कहते हैं कि इस्लाम के आने के बाद हिंदू का जो जातिवाद था वो अपने आप को इस्लाम से बचाने के लिए और कठोर हो गया। तो ये सारी बातों को लेते हुए इन लोगों को यह जरूर समझना चाहिए, और ऐसे सांसदों को डॉक्टर अंबेडकर साहब की डिबेट और किताब जरूर पढ़ना चाहिए कि जब कोई बात ऐसी आती है जहां पे इस्लाम और हिंदू खड़ा करना चाहते हैं तो खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या लिखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआती दौर में जब ये आक्रांता आए तो उन्होंने धर्म प्रचार के लिए तलवार का उपयोग किया, बहुत सारे धर्मांतरण कराए, जजिया जैसी व्यवस्था बाद में लाई, हिंदुओं को जिम्मी बनाया। इन सारी बातों को आपको स्वीकारना पड़ेगा। एक और पक्ष इसी में आता है कि कहीं इसके पीछे यह साजिश भी तो नहीं थी कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा चल रहा था और राणा सांगा की बात को लाकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाए और बात मलिन हो जाए। और यहां मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि इस्लाम अगर आया है, अब इसके बाद हम हर मुद्दे पर अब कोई विवेक पैदा करें। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता। मैंने एक वीडियो में बड़ा साफ, आप देखिए, उसको प्रमाणों के साथ बताया है, लेकिन यह भी बताया है कि 49 साल तक औरंगजेब इस देश का शासक था, और शासक था तो उसको इतिहास से विस्मृत नहीं किया जा सकता, और ना उसकी कब्र खोदने की जरूरत है। यह जो नया हिंदुत्व जागा है, इसको भी रोकने की जरूरत है। प्राइड यह है कि हम बताएं, हमारी गलतियों से सीखना इतिहास सही बताता है, लेकिन औरंगजेब ने जो इतना
कत्लेआम मचाया, मंदिरों को तोड़ा, हमारे प्राइड को तोड़ा, ऐसे में उसे खलनायक के तौर पर देखा जाना चाहिए। और अगर खलनायक और भारतीय इतिहास का किरदार रहा है तो उसकी कब्र देखिए, उसका महिमा मंडन मत होने दीजिए। और इस बात पर दंगे तक की स्थिति उभर आना, मुझे लगता है कि हम भारतीयों को अभी बहुत सोचने की जरूरत है। और जितने हिंदू हैं उनसे भी यह बात कहता हूं कि वास्तव में यह हिंदुत्व नहीं है। इसी तरह इस्लाम को मानने वाले अब वो हमारे साथ रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या इस्लाम की भारत में है। जो इतिहास में गलतियां हुई, अब हम हर दिन कब्र उखाड़ेंगे। हर दिन अगर हम जो इस्लाम की परंपरा है बताएंगे कि नहीं ये इसके पहले हिंदू था, तो सत्य होगा ही। आप पुरानी परंपरा है, जब इस्लाम बाहर से आया उसने आपकी नींव पर ही अपनी बिल्डिंगें स्थापित की। लेकिन क्या कब्र उखाड़ना चाहिए? क्या इतिहास से इन्हें मिटा देना चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस्लाम के लोगों को यह सीखना होगा और चाहिए। मेरी अपील है, प्रार्थना है और यही समझ पैदा करनी है कि भारत में आकर वो भारतीय बने। जैसा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा था कि मेरा धर्म तो इस्लाम है लेकिन मेरी संस्कृति हिंदू है। इसी तरह अगर भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ, आप देखिए ना, चौथी पीढ़ी उससे पहले, अब तो पाकिस्तानी क्रिकेटर सकलन मुश्ताक कहता है कि 4 पीढ़ी पहले वो हिंदू था। हमें ये क्यों स्वीकारने में नहीं होना चाहिए कि हमारा ये इतिहास एक ऐसा इतिहास रहा है, सनातनी इतिहास रहा है, और उसके बाद यहां इस्लाम परंपरा आई और फिर गंगा जमुनी तहजीब हुई। हर बात पे लड़ाई, हर इतिहास की हर चीजों में अगर हम विवाद पैदा करने लगेंगे तो फिर कैसे हम 2047 में विकसित बनेंगे? दोनों तरफ से समझ की बात है। जो औरंगजेब को नायक मानते हैं उन्हें निसंदेह अपने गिरेबान में झांकना होगा। जो राणा सांगा के प्रति ऐसी बात कहते हैं उन्हें मैं निराक्षर कहता हूं, एक बेहुदा मजाक कहता हूं। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं और शेरों की मादों के आगे कुछ भेड़िए चिल्लाए हैं। इससे ज्यादा और मत सुनिए। सामान्य भाषा में कहा जाए तो यस, सड़क पे आप जाते हैं तो कुछ खास किस्म के जीव मिलते हैं, वो भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। आपका काम है सही तरीके से चलना। और यहां पर इतिहास की हर बात में अगर हम बिना प्रमाणों के चलेंगे, बिना वास्तविकता के चलेंगे, तो इसी तरह के विवाद और दिखते रहेंगे। इस तौर पर एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि ज्यादातर चूंकि हम हारे हैं और इतिहास में विजेता का दृष्टिकोण ज्यादातर प्रभावी रहता है, तो जो विजेता आया, आप माने ना माने, कहा जाता है इतिहास पर विजेताओं का प्रभाव है, तो इसकी आलोचना की जाती है कि नहीं भाई, स्थानीय पराजित और समाज संस्कृति सबको लेकर चलते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि विजेता जो राजा होता है और जो विजेता होता है वो अपने दृष्टिकोण से परिवर्तन कराने लगता है। आपने सुना होगा बांग्लादेश में अब जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहां इतिहास लेखन परिवर्तित किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भारत की मदद से वो नहीं जीते। और अगर इतिहास बदल दिया जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा, तो 100 साल बाद मान के चलिए जो पीढ़ी आएगी वो भारत के महत्व को नहीं समझेगी बांग्लादेश के निर्माण। इसीलिए इतिहास को सही तरीके से प्रमाणों के साथ लिखना और उसको समझना और आने वाली पीढ़ी को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही नहीं कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास लिख भी नहीं सकती। इतिहास लिखना है, इतिहास जानिए, लेकिन सही इतिहास जानिए। इसलिए उस विजेताओं के दृष्टिकोण के कारण पहले इस्लाम सल्तनत, फिर तुर्क, फिर मुगल और उसके बाद अंग्रेजों ने इतिहास को इतना ज्यादा अपने नजरिए से लिखवाया कि भारतीय इतिहास, भारतीय समझ छिप के रह गई। एक मैं और एंड में बात कहूंगा, एक डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है, एक रशियन विद्वान है ब्रेजनेव, वो अपने आप को केजीएफ का सदस्य बताते हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में कहा कि भारतीय इतिहास को बड़ी ही चतुराई से खंडित करने का एक पूरा षड्यंत्र चला था 1970 के दशक में। ब्रेजनेव कहते हैं इसे 3 चरणों में हमने ऐतिहासिक खंडन किया और भारतीय परंपरा, हिंदू धर्म, इन सबको हमने इस तरह से लिखने का प्रयास किया, मलिन करने का प्रयास किया कि कभी भी भारतीय अपने पे गर्व ना कर सके। ये किसी मतलब एक तरह से भारतीय इतिहास लेखन का कहना नहीं है, किसी संघ के, किसी बीजेपी के, किसी दक्षिणपंथी के या किसी अन्य यहां के लेखक का कहना नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है, आप अगर जाकर देखें। वो लिखता है ब्रेजनेव कि सबसे पहले हमने प्रयास किया कि तो उसकी नैतिकता, उसके स्वाभिमान को मार दो। तो पहला उसने दिया स्टेज डिमोरलाइजेशन। बोला कि भारतीय परंपरा की हर चीज में हमने कहा कि अवैज्ञानिक है, पाखंड है और सब जंगली सभ्यता है, बर्बर है। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि दूसरा चरण आता है डिस्टेबलाइजेशन का। डिस्टेबलाइजेशन का मतलब है कि जो फैक्ट हैं पुराने उसको हटा दो और इतने इधर उधर से प्रमाण, इतनी जगह राइटिंग कर दो, इतने लेख लिखवा दो विभिन्न प्रमाणों से कि पता ही ना चले कि सही क्या है और गलत क्या है। मतलब सही तथ्य भी लाएं तो इतने प्रमाण गढ़ दो कि सत्य भी बेचारा पराजित हो जाए।
आप समझते होंगे जैसा कि हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर तक बनाया था और यह कहा कि इतनी इतनी बार और इतना जोर से झूठ बोलो कि सच छुप जाए। और ऐसा ही डीस्टेबलाइजेशन में होता है। साथ ही साथ डीस्टेबलाइजेशन में अच्छी बातों को खंडित करने के लिए समाज के ही कुछ नायक खड़े किए जाते हैं और उनके द्वारा यह बात बताई जाने लगती है कि नहीं, हमारे साथ अपमान हुआ, वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पर, ऐसी बहुत सारी बातें जिसे मैं बहुत खुलकर बोलना चाहूंगा। इसी का एक उदाहरण है आर्य द्रविड़ विवाद। एक नेतृत्व ढूंढ लिया गया, पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में अगर आप तलाशेंगे तो ऐसी बात हुई कि हमारे सारी पुरानी जो मिथोलॉजिकल या संस्कारी या जो हमारे आदर्श थे उन पे प्रहार किया गया। ये डिस्टेबलाइजेशन है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सत्य को भी बोलना चाहिए। किसी शायर ने बड़ा साफ लिखा है कि दोपहर तक बिक गया बाजार का एक एक झूठ और मैं अपना सच लेकर शाम तक बैठा रहा। सच है तो उसे दिखना चाहिए और खासकर सोशल मीडिया के युग में आपको भी प्रामाणिकता से देखने की जरूरत है। दुर्भाग्य यह है कि जो विजेताओं का दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर जो सही लेखन होना चाहिए वो उस तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य से हो नहीं पाया। और केवल भावनाओं के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए, विचारधारा के आधार पर इतिहास नहीं, प्रमाण चाहिए, वैज्ञानिकता चाहिए। और कहीं ना कहीं यहां पर कमी रह गई अगर हम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन की बात करें। और तीसरा चरण बताया उसने क्राइसिस का। उसने कहा कि अब वातावरण ऐसा हो जाएगा कि हम कोई भी बात ढूंढेंगे तो अशांति की स्थिति आ जाएगी, हिंसा की स्थिति आ जाएगी, विवाद की स्थिति आ जाएगी। और यही स्थिति सही में भारत में दिखने लगी। आप देखिए, हमें डिमोरलाइज किया गया, हमारी सारी परंपराओं को कहा जाने लगा नॉन साइंटिफिक है, जातिवाद और बाकी सारी चीजों में बांटकर हमें एक तरह से यह कहा जाने लगा कि बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है हिंदू समाज। डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे फैक्ट गढ़े गए और इसमें निसंदेह वामपंथी इतिहास लेखन ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक लेखक कहते हैं कि वामपंथी इतिहासकार तो भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि भगवान अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन इन इतिहासकारों ने अपने प्रमाणों के बल पर अतीत को ही बदल कर रख दिया। और तीसरा है क्राइसिस, जिस फेज में भारत गुजर रहा है। आप किसी भी मुद्दे को ले आइएगा, विवाद हो जाएगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री राइटिंग में ऐसा हुआ है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है। आप बिजनेव नाम से सबवर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय बिजनेव डालेंगे, आपको मिल जाएगा। तो अभी कम से कम मेरी अपील यह है, आज मैं आ रहा था तो मैंने यह भी पढ़ा कि उस जिस सांसद ने बोला, उस पार्टी के मुखिया ने फिर यह भी कहा कि कुछ लोग इतिहास के पन्ने पलट रहे थे, तो हमारे सांसद ने भी पन्ने पलट दिए और भी पलटे जाएंगे तो बहुत सारे विवाद उभर आएंगे और लोग जवाब देते रहेंगे। लेकिन उन मुखिया जी से अपील है, शायद उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, कि प्रमाणों के आधार पर बोलिए। राजनीति में जाति आधारित, धर्म आधारित, संप्रदाय आधारित चीजें बहुत हुई। जब हम 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में गुजरने लगे हैं तो फैक्ट चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, उस पार्टी के मुखिया ने उल्लेख किया कि फिर यह बात भी आएगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिस पे हर भारतीय गर्व करता है। दुर्भाग्य, पहले तो यह याद रखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठा हीरो नहीं है, महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के हीरो नहीं है, राणा सांगा केवल राजपूतों के हीरो नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के हीरो नहीं है। यह राष्ट्रीय नायक है, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पहले इसी स्वाभिमान से, इसी बात से हमें अपने प्रोस्पेक्ट को चेंज करना चाहिए। और वो जब यह कहते हैं कि शिवाजी का राजतिलक किसी काशी के पंडित ने पैर के घुटने से किया, प्रमाण क्या है? आप चाहे मराठा साहित्य की बात करें, जिसे बखर कहते हैं, किसी भी बखर साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। किसी भी उस दौरान के समकालिक इतिहासकार ने इसका उल्लेख नहीं किया, यहां तक कि आलोचकों ने नहीं किया, यहां तक कि ब्रिटिश और पाश्चात्य इतिहासकार जिन्होंने शिवाजी और मराठा साम्राज्य को टच किया, नहीं लिखा, किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन बाद में लोकोक्तियों और फूट डालो राज करो की नीति ने इसे जरूर बढ़ाया। एक दो अगर परिप्रेक्ष्य मिलते भी हैं तो ये सेकेंडरी एपिसोड है और आप केवल उसी बात को उखाड़ रहे हैं, उसी बात को उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक मुखिया के रूप में आप सबका अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। और भारत में अगर कोई भी इस तरह की चीज होती है तो अगर कोई भी हिंसा की स्थिति होती है, मतभेद उभरते हैं, तो इन सबके पीछे आप हैं। इस बात को समझना चाहिए। हमें इतिहास की समझ को, यह बहुत अच्छा समय है। मैं सांसद को फिर धन्यवाद देता हूं। अगर उसने यह बात कही तो कम से कम लोगों ने, हमारे युवाओं ने राणा सांगा को पढ़ा। तो आपके अंदर एक ऊर्जा आनी चाहिए। आप छोटी छोटी बातों पे मायूस हो जाते हैं। हमारे इतिहास में एक ऐसा किरदार है
जिस दिव्यांग होते रहने के बावजूद 80 चोटों के बावजूद 100 युद्ध लड़ता है, जीतता है और जिजीविषा कम नहीं होने पाती। राणा सांगा वो किरदार है। और रही बात बाबर को आमंत्रण देने की, तो कुछ ऐसा ही है कि जैसे सूरज को दिया दिखाया जाए। ऐसे किसी भी प्रमाणों के अभाव में इन तथ्यों को न स्वीकारें। और रही बात ट्रेटर और ये सब केवल और केवल स्वार्थी और क्षुद्र राजनीति का हिस्सा है। इससे ज्यादा इसके बारे में और कुछ सोचा नहीं जाना चाहिए।